जिस द्रव्य में समवाय संबंधेन अर्थात समवाय तत्वेन कार्य उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? समवायी कारण। समवायी कारण कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जैसे तंतु, पट और पट रूप। अब देखिए पट कहाँ उत्पन्न होता है? पट यदि उत्पन्न हो रहा है तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है वो पट? तंतु में। तंतुओं में। ऐसे ही आपका जो घट है, घट कहाँ उत्पन्न होता है? घट कहाँ उत्पन्न होता है? मिट्टी में। मिट्टी अरे में। कपाल में। हाँ मिट्टी से मान कपाल दो, में। कपाल मान दो, जो कपाल है उन कपालों में उत्पन्न होता है ना? ठीक है, तो वैसे ही जैसे तंतु पट के प्रति समवायी कारण है और पट पट रूप के प्रति समवायी कारण है, उसी प्रकार से घट का भी समझना है। ठीक है ना? कपाल क्या है? कपाल या मृत्तिका घट के प्रति समवायी कारण है, ठीक, और घट रूप के प्रति घट समवायी कारण है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आई भाई? जी महोदय। हाँ वही कह रहे हैं, यथा तंतवः पटस्य पटश्चस्वगतो रूपादेः। जैसे तंतु पट के प्रति समवायी कारण है और पट स्वयं में रहने वाले रूप आदि के प्रति समवायी कारण है। ठीक है, मतलब सामान्य सी बात आप ये समझ सकते हैं समवायी असमवायी कारण में, कि समवायी कारण उसी को कहा जाता है जिसमें कोई कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या बना रहे हैं जी पंडित जी? रोटी है। रोटी। उस रोटी के प्रति, जो रोटी का आप बना रहे हैं उस रोटिका के प्रति है, उस रोटिका के प्रति समवायी कारण कौन है? वो रोटिका कहाँ उत्पन्न हो रही है समवाय संबंध से? रोटिका आटा में, गेहूं है ना? में। तो है ना, वह उसके प्रति क्या हो गया? समवायी कारण। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब उस रोटिका में पकने के बाद जब आपने उसको गैस पे सेका, एक अलग रूप था, सेकने के बाद में एक अलग रूप आ गया, तो उसमें आने वाला जो रूप है वो क्या है उसका? उस रूप के प्रति कौन समवायी कारण है? रोटिका रूप के प्रति रोटिका, है ना? तो बात समझ में आ गई सबको ना? अब बात आती है असमवायी कारण की। तो समवायी कारण है, वैसे ही आपका असमवायी कारण होता है। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं। कार्येन कारणेन वा, कार्येन अथवा कारणेन वा, दोनों बातें कहीं, या तो कार्य या कारण। कार्य मतलब घटपट आदि कार्य। पट या घट, ठीक है ना? और कारण मतलब पट के प्रति कारण तंतु, मिट्टी, और कपाल घट के प्रति आदि। कपाल। ठीक है ना? कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम, सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सति, जहां कार्य और कारण, या तो कार्य या कारण एक ही अर्थ में समवेतत्वेन रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? असमवायी कारण कहा जाता है। अब देखिए असमवायी कारण। समझिएगा, जैसे दोबारा से लिख के बताते हैं पंडित जी। कार्य क्या है आपका? घट या पट कार्य क्या है? आदि कार्य। पट, पट को मानिए, अभी पट का ध्यान रखिए, पट कार्य है। ठीक है, पट के साथ एक अर्थ में समवेतत्वेन कौन रह रहा है? तो देखिए संयोग क्या है ये आपका? तंतु आपके कारण है, ठीक है, पट कार्य है। अब उस कारण में एक संयोग रहता है, क्या रहता है? संयोग। संयोग, संयोग क्या है? किसमें आता है संयोग? समवाय है, गुण में आता है क्या महोदय ना? हाँ, क्या मतलब ऐसा? ये क्या? अरे कंफर्म करो ना, आता है मतलब आता है उसी में, ऐसा क्या मतलब कि क्या उसमें आता है? उसी में आता गुण है। नाम जी, एक गुण है हाँ, संयोग। तो ये दोनों में रहता है ना, देखिए पट में भी रहता है और उसमें भी रहता है ना।
चाहे तो आप कार्य को उठा करके रखिए या कारण को उठा के रखिए, दोनों में से किसी को भी रखिए। कार्य न कारण है नवा, ठीक, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समव्य तत्व न रहने वाला, समव्य तत्व मतलब समवाय संबंध। यदि संयोग का नाश कर दिया जाए, जैसे आपके पास पट है, आपके उस कपड़े में से देखिएगा अपने कपड़ों को, वस्त्र इत्यादि को, तंतुओं का संयोग ऐसे होता है, उसमें ऐसे करके जाली जैसी बनी होती है, देखना जी तभी कपड़ा बनता है ना। कुछ तंतु ऐसे होते हैं, कुछ आधे तंतु ऐसे होते हैं, ऐसा होता है। यदि उन तंतुओं को खींच खींच के करके एक करके निकाला जाए, वो संयोग का नाश किया जाए, तो पट बचेगा आपका, बताओ। नहीं महोदय, नष्ट हो बचेगा जाएगा। पट? नहीं, नष्ट हो जाएगा। है, अर्थात समवाय संबंध है, समवाय तत्व न रह रहा है ना, समवाय तत्व मतलब समवाय समवाय संबंध है ना, समवाय समवाय संबंध में रह रहा है ना वो, अयुक्त सिद्धि। है, बोलो जी। पंडित जी। जी, अयुक्त सिद्धि। अयोध्या है ना, उसमें रह रहा है ना, उसी तरीके से वही कह रहे हैं। अगर कार्य न एकस्मिन् अर्थे समवेतम सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम, अथवा कारणेन सह एकस्मिन्, कारण के साथ अथवा कार्य के साथ एक अर्थ में समवेतत्वेन, है ना, रहने वाला कारण क्या कहलाता है? सत कारण। सत कारण ही क्या कहलाता है? असमवायी कारण असमवाय का। कहलाता है। अर्थात वो कार्य और कारण में एक ही निमित्त में, अर्थात दोनों में। अब पट है, पट में भी देखिए तंतु संयोग नहीं होगा तो पट नष्ट हो जाएगा, तंतुओं में तंतु संयोग नहीं होगा तो वो पट नहीं बना सकते। तो दोनों में एक ही निमित्त में, एक ही अर्थ में, समवेतत्वेन समवाय संबंधेन, वो कारण कौन? संयोग रूपी कारण रह रहा है ना दोनों जगह। जी बोलो हाँ कि ना, रह रहा है कि जी नहीं रह रहा है? महोदय, रह रहा है महोदय जी। रह रहा है ना, तो वही कारण क्या कहलाएगा पंडित जी आपका? असमवाय कारण। असमवायी कारण कहलाएगा। बात समझ में आ गई? है ना, जैसे तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोग क्या है? पट के प्रति असमवायी कारण है ना। तंतु रूपम पटगत रूपस्य च, और तंतु रूप पट में रहने वाले रूप के प्रति, ठीक है। असमवायी कारण के विषय में पूछा जाए तो क्या बताना है पंडित जी? तंतु संयोग पट रूप के प्रति असमवाय कारण है। है ना, ए, पट कुछ भी के बोलते हो। प्रति, पट के प्रति, तंतु संयोग किसके प्रति असमवायी कारण है पंडित जी? पट के प्रति, पट के। पट के प्रति, ठीक है ना। और तंतु में रहने वाला रूप तंतु रूप, पट रूप के प्रति असमवाय कारण है। पट रूप के प्रति ठीक है, असमवायी कारण। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई पंडित जी? देखिए यहाँ तंतु में जो रूप है, कार्य में जो रूप, उसमें कारण में जो रूप है, वो कार्य में भी समान संबंध से रह रहा है कि नहीं? एक अर्थ में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? समवायी तत्व में रह रहा है ना, है, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? असमवायी कारण। जिस कारण से वो रह रहा है वो कारण कौन सा है? किस कारण से रह रहा है वो? असमवायी कारण से। बात समझ में आ गई? तंतुओं का जो संयोग है, वो संयोग तंतुओं में भी है, लेकिन वो पट में पहुंच रहा है किस कारण से? वही संयोग किस कारण से पहुंच रहा है उसमें? असमवायी कारण। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। कह रहे तदुभय भिन्न कारण निमित्त कारण, अर्थात कौन दोनों से? उभय कौन? बोले समवायी कारण और असमवायी कारण। समवायी समवायी दोनों से भिन्न जो कारण है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? निमित्त कारण कहा जाता है ना। निमित्त कारण। तो जैसे अभी आपने पढ़ा पीछे समवायी कारण में आपने क्या पढ़ा पंडित जी? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् पट जहाँ पर सम तंतु पट और पट रूप। पट रूप, ये चीज पढ़ी आपने, ये समवायी कारण का स्वरूप है ना। जी अरे पट के प्रति तंतु समवायी कारण है और पट रूप के प्रति पट समवायी कारण है, यही तो है। यानी अपने से पूर्व वाले के प्रति समवायी कारण है। आए आप असमवायी कारण में। असमवायी कारण में क्या था आपका? असमवायी कारण में क्या था? पट के प्रति असमवायी कारण कौन है? तंतु संयोग, तंतु ठीक संयोग। है।
हाँ, और पट रूप के प्रति असमवायी कारण कौन है? तंतु रूप। यही था ना? तंतु जी। यही है ना आपका? बस इतना ही याद रखना है? अब इन दोनों से अतिरिक्त संयोग और इससे अतिरिक्त आपके पट तंतु इत्यादि से अतिरिक्त जो बचा बाकी का, वो सब क्या है? निमित्त कारण निमित्त है। तो क्या कारण। बच गया? संयोग, तंतु, पट, पट रूप से अतिरिक्त क्या बचा? तुरी, वेमा, बुनकर, जो भी जितने भी इधर उधर की दुनियादारी की चीजें सब क्या हो जाएंगी? वो निमित्त कारण बन जाएंगी। निमित्त बात कारण। समझ आ गई? क्या कह रहे? तदेतत् त्रिविध करण मध्य, ये जो तीन प्रकार के कारण हैं, इन तीन प्रकार के कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण होगा, जो कैसा होगा? असाधारण कारण होगा, अवश्यम भावी कारण होगा, अर्थात जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता, ऐसा जो कारण होगा उसी को क्या कहा जाएगा? तदेव करण। वही क्या कहलाएगा? वही करण कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपका ये तो है ना, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करण। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान की करण को क्या कहा जाता है? जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको क्या कहा जाएगा? अरे प्रत्यक्ष। जिसके द्वारा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है किसी चीज का, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको क्या कहा जाएगा पंडित जी? प्रत्यक्ष प्रमाण। यथार्थ अनुभव पढ़ा था आपने? यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का था? 4 दो प्रकार। कौन से 4 प्रकार थे? प्रत्यक्ष, अनुमिति अनुमिति, उपमिति और शब्द भेद। अनुमान, फिर उपमिति, फिर शब्द। हो, गड़बड़ नहीं करना है। यथार्थ अनुभव और करण में उपमिति शब्द। पिटाई होगी। देखिए, करण में और ज्ञान में दोनों में अंतर है पंडित जी। दोनों को मिलाकर के वो खिचड़ी नहीं बनानी है। एक को दाल और एक को चावल समझ के मिला के खिचड़ी बना के खा लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात यथार्थ अनुभव जो है, दोनों 4 प्रकार के और दोनों एक जैसे ही हैं। बस अंतर क्या है दोनों में? देखो, प्रत्यक्ष अनुमिति, यहाँ अनुमिति आता है, ठीक है, उपमिति और शब्द, ठीक है। और वहां क्या आता है आपका? उसके इन, अब ये 4 है, 4 के करण भी तो होंगे इनके चारों के। इनके चारों के करण कौन से हैं? अब बोलो। प्रत्यक्ष, अनुमान, ये प्रमाण वाले, अनुमान, उपमान और शब्द। समझ में आ गई बात? अंतर है दोनों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या बात हुई फिर अभी आपकी? तो क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको क्या कहा जाता है? तो बात आई ना, वही प्रत्यक्ष आ गया, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण क्या कहलाता है आपका? प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब वही यथार्थ अनुभव के जो 4 प्रकार है उनमें से एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसका कारण कौन है? प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहते कैसे हैं पंडित जी? ये तो बताया नहीं आपने अभी तक, है? तो क्या कह रहे हैं? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय बात आई एक तो। इंद्रिय मतलब अरे कितनी इंद्रियां हैं आपके शरीर में? कितनी इंद्रियां हैं? एकादश। आती है एकादश इंद्रियां। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और हाँ, अब जब यदि यहाँ ज्ञान की बात आ रही है तो कितनी ली जाएंगी? अब कुल इंद्रियां एकादश, ज्ञान की बात आ रही है तो कितनी ली जाएंगी? केवल 6। मन नहीं है वही इंद्रिय, उभय इंद्रिय है। हाँ, ठीक है। वो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ज्ञान इंद्रियों के साथ ज्ञान इंद्रिय बन जाता है और कर्म इंद्रियों के साथ वह कर्म इंद्रिय बन जाता है। समझ में बात? तो वही कह रहे हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों का ये जो आपकी चक्षु, रसन, घ्राण, श्रोत, त्वक और मन, ये जो आपकी 6 इंद्रियां हैं, षड इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। इन इंद्रियों के साथ जब अर्थ का सन्निकर्ष होता है, किसका सन्निकर्ष होता है पंडित जी? जब है ना, चाहे तो आपकी चक्षु किसी वस्तु को देखे, अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, संसार की कोई भी,
उसको देखें। चाहे रसन इंद्रिय आपकी किसी रस का आस्वादन करे, वो भी आपका अर्थ ही है, ठीक है, पदार्थ ही है। अरे रस भी तो पदार्थ ही है ना, पदार्थों में ही तो आता है। चाहे घ्राण इंद्रिय आपकी किसी गंध को ग्रहण करे, चाहे श्रवण इंद्रिय किसी शब्द का ग्रहण करे, चाहे त्वक इंद्रिय आपके किसी स्पर्श का ग्रहण करे, चाहे मन इंद्रिय आपके किसी भी चीज का ग्रहण करे, ठीक है, समझ में बात। सभी कंडीशन में आपके इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही होगा। सन्निकर्ष को बोलते हैं भैया संबंध। सन्निकर्ष का मतलब क्या है? संबंध। तो बिना इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के तो कोई काम होगा नहीं। आपकी इंद्रिय जाएगी, अर्थ से सन्निकर्ष करेगी। अब इनमें कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो जाकर के अर्थ से सन्निकर्ष करती हैं, कुछ के पास अर्थ स्वयं चल के आता है। समझ में आ गई बात। जैसे दो का उदाहरण दे देता हूँ आपको। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जाकर के अर्थ के साथ सन्निकर्ष करता है ना, लेकिन श्रवण इंद्रिय के पास अर्थ स्वयं आता है। बात समझ में आ गई। चक्षु इंद्रिय जाकर के अर्थ से सन्निकर्ष करता है, और जबकि श्रवण इंद्रिय के पास में अर्थ स्वयं आता है। तो आप लोग इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है बच्चा? उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। वही ज्ञान प्रत्यक्ष है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई सबको? वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है पंडित जी? वह दो ज्ञान दो प्रकार का है। समझ में आई बात? देख लीजिए, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हो गए। प्रत्यक्ष वस्तुओं में प्रत्यक्ष देखा हुआ भी दो प्रकार से हो जाती है चीजें, एक निर्विकल्पक रूप में और एक सविकल्पक। समझ में आई बात? कितने प्रकार का है वो प्रत्यक्ष ज्ञान आपका? दो प्रकार का, निर्विकल्पकम, सविकल्पकम। अब निर्विकल्पक का लक्षण क्या है और निर्विकल्पक है क्या? तो कह रहे हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारक मतलब नाम जाति आदि से रहित। तो पहला ज्ञान तो हमें कैसा होता है? पहला ज्ञान आपको निर्विकल्पक ही होता है संसार में। आप कोई भी ज्ञान करिए, आप इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष आपका होगा। जैसे आपका इंद्रिय से, आपकी इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होगा, अर्थ से संबंध होगा, तो पहला ज्ञान आपको निर्विकल्पक ही होगा संसार में। समझ में आ रही बात? पहला ज्ञान कैसा होगा पंडित? निर्विकल्पक ज्ञान होगा। निर्विकल्पक ही होगा, निर्विकल्पक ज्ञान नहीं होगा, निर्विकल्पक ही होगा। समझ में आई बात? है ना? पहला ज्ञान कैसा होगा? निर्विकल्पक ही होगा। हाँ, यथा जैसे यथा किंचित इदम, यहाँ कुछ तो है, कुछ तो है, कैसा ज्ञान होगा? बोले कुछ तो है ऐसा। समझे बात? वही कह रहे हैं, नाम जाति आदि से रहित ज्ञान को क्या कहा जाता है? निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। अर्थात निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। यथा जैसे किंचित इदम, बोले हाँ कुछ तो है। आपको ना तो नाम का पता होता है, ना जाति का पता होता है, ना उसके विशेषण का पता होता है, ठीक है। घट आपको पता है कि हाँ कम्बुग्री बादीमान कुछ तो है, मतलब कुछ तो दिख रहा है सामने। अब ये नहीं पता आपको घट है पट है क्या है, ठीक है ना। इसका लक्षण भी करते हैं, बोले विशेषण विशिष्य संबंध अनवगाहित्व विशिष्ट ज्ञानवत्व, है ना। तो विशेषण विशिष्य संबंध का जहां पर अवगाहन ना हो, बोध ना हो, है ना, ऐसे विशिष्ट ज्ञान वाला कौन है? निर्विकल्पक। सविकल्पक का जस्ट से उल्टा हो जाएगा। जहां पर विशेषण विशिष्ट संबंध का अवगाहन हो, उसका अवगाहन कराने वाला ज्ञान कौन सा है? सविकल्पक ज्ञान, है ना। बता रहे देखो, सप्रकार, जैसे वहां निष्प्रकारक था, यहाँ सप्रकारक की बात आ गई। क्या कह रहे हैं? बोले सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सप्रकारक इत्युक्ते बोले विशेषण विशेष्य संबंध अवगाहन ज्ञानम, है ना। विशेषण विशेष्य और उसके संबंध का अवगाहन करने वाला ज्ञान क्या कहलाता है पंडित जी? सविकल्पक ज्ञान। सविकल्प। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे यथा डित्थो अयम, ब्राह्मणो अयम, श्यामो अयम, है, बोले यह डित्थ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है काला है। ये सब क्या है? विशेषण है ना सारे के सारे। अरे सारे विशेषण है ना। विशेषण का ज्ञान और प्लस उस ब्राह्मण का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस कृष्ण का, उस श्याम का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस संबंध का भी। तो आपके विशेषण विशेष्य का
और उनके संबंध का, ये विशेषण विशेष्य के मध्य में ये विशेषण विशेष्य भाव संबंध है, इस संबंध का ज्ञान कराने वाला कौन है? कौन है इसको कराने वाला? सविकल्प सविकल्प। समझ में आई बात? सविकल्पक ज्ञान है पंडित जी। चल आगे कह रहे हैं, बोले सन्निकर्ष गतिविधा कह च कश्च सह। सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं और वह कौन कौन है? ठीक है, तो बता रहे हैं। बोले प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुभूत इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने पीछे पढ़ा ना पंडित जी? 6 प्रकार के। अरे आप पीछे पढ़ के आए ना प्रत्यक्ष के विषय में, क्या पढ़ के आए? इंद्रिय अर्थ का, अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो सन्निकर्ष की बात आएगी ना, सब सन्निकर्ष की बात आएगी ना। वो सन्निकर्ष कितने प्रकार से हो सकता है इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष? तो बता रहे हैं 6 वही प्रकार क्या प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत जो इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का है? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का। 6 प्रकार का, षोडश सन्निकर्ष, 6 प्रकार के सन्निकर्ष। कौन से कौन से? बोले संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति। ठीक है, क्रम जरूर याद रखिए, क्रम बहुत पूछा जाता है इसका, है ना, उदाहरण के रूप में भी पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला संयोग सन्निकर्ष क्या है? संयोग सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष है बच्चों? संयोग संयोग क्या कर रहे हैं संयोग सन्निकर्ष के विषय में? कह रहे चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने। चक्षु के द्वारा जब घट रूपी द्रव्य का, घट रूपी पदार्थ का जब प्रत्यक्ष किया जाता है कि हाँ ये घट है, घट प्रत्यक्ष जनने। कौन सन्निकर्ष होगा? उसके मध्य में कौन संबंध होगा? सन्निकर्ष का मतलब संबंध है, याद रखिएगा। संयोग सन्निकर्ष से संयोग संबंध होगा। अरे चक्षु और घट का जब संयोग होगा तभी तो घट का प्रत्यक्ष होगा ना पंडित जी, है? तो वही कह रहे हैं घट चक्षुषा, चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करने में, घट के प्रत्यक्षीकरण में कौन सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष। संयोग नाम। बात समझ आ गई? चक्षु के द्वारा घट को प्रत्यक्ष करने में संयोग नाम का सन्निकर्ष होता है। आगे अब सामान्य घट का प्रत्यक्ष होगा तो संयोग, लेकिन जब घट में रहने वाले रूप का, है ना, संख्या का, इन सब का परिमाण, इन सब का संख्या का परिमाण तो अलग है ना। परिमाण के लिए अलग से तर्क भाषाकार ने वो 4 सन्निकर्ष और बताए, है ना। घटिगत परिमाण ग्राह्य अधिका सन्निकर्ष, है ना। तो वही कह रहे घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष में, घट का रूप प्रत्यक्ष करने में कौन सन्निकर्ष अधिक होता है भाई? संयुक्त क्योंकि जब घट का ज्ञान होगा तो सामान्य संयोग सन्निकर्ष, और जैसे ही घट रूप की बात आएगी, घट में रहने वाले रूप का, संख्या का आप ज्ञान करेंगे तो कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय। बात समझ में आ गई? घट रूप के प्रति क्यों 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 ऐसा होगा? सन्निकर्ष बदल क्यों गया? रूप के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष संयुक्त समवाय क्यों हो गया? क्योंकि समझिए क्या कह रहे हैं, बोले चक्षु संयुक्त घटे, जो आपका चक्षु में, चक्षु से संयुक्त जो घट था ना पंडित जी, अरे जिसको आप चक्षु से देख रहे थे, संयोग संबंध से है, जो घट का प्रत्यक्ष जिसका हुआ था आपको चक्षु के द्वारा, संयोग के द्वारा, वही कह रहे चक्षु से संयुक्त घट में जो रूप है वो किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध है ना। जब समवाय संबंध है ना, रूप रहता है घट में, तो आपको ज्ञान भी उसका कैसे होगा? ज्ञान भी कैसे होगा? ना होगा। अरे चक्षु से संयुक्त है ये घट आपका, और समवाय संबंध है ना, रूप उसमें रहता है, तो आपको ज्ञान भी कैसे होगा? चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवायत्व नहीं होगा। बात समझ में आ गई? समवाय संबंध है नहीं उसका ज्ञान होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। उसी प्रकार से मन के द्वारा, मन और आत्मा का सन्निकर्ष किस संबंध, किस उससे होता है, किस सन्निकर्ष से होता है? मन आत्मा का
संयुक्त समवाय। सोच के बताओ दोबारा। मन और आत्मा का, मन इंद्रिय है, जैसे चक्षु इंद्रिय थी, घट आपका द्रव्य था, वैसे ही आत्मा भी एक वो है। बोलो फटाक से। संयुक्त द्रव्य समवाय। है, संयुक्त समवाय होगा। संयुक्त समवाय। समवाय संबंध। भाई मन से आत्मा का कह रहा हूं मैं, मन से आत्मा का कह रहा हूँ। संयुक्त समवाय। जब दुख इत्यादि की बात करते तब संयुक्त समवाय होता है, वैसे यार संयोग कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। संयुक्त समवाय मतलब जब उसमें रहने वाले गुणों की बात की जाएगी। आप जब गुणों का ज्ञान करते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हैं ना। संयुक्त समवाय का आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आप गुणों का ज्ञान कर रहे हैं। अपनी इंद्रिय से उस सामने वाले पदार्थ में रहने वाले गुणों का यदि आप ज्ञान कर रहे हैं तो संयुक्त समवाय की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो वो संबंध संयुक्त समवाय होगा जो आपको उन गुणों का ज्ञान कराएगा। बात समझ में आ रही है? जी महोदय। हाँ। जी सर। और सामान्य यदि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, यदि चक्षु मन रूपी इंद्रिय से यदि आत्मा का ज्ञान हो रहा है, मन भी द्रव्य, तो वो भी संयोग आपका तो कौन होगा बताओ? संयोग होगा ना होगा। तो समवाय होगा। अरे दो चीजों का फिर वही बात, समवाय यार कौन है ये? सृष्टि सुख दुख की बात करेंगे तब समवाय होगा, और जब हाँ। हम मन और आत्मा की बात करेंगे तब संयोग होगा। संयोग। दो, अरे यार कॉमन सेंस लगाओ। एक हाथ का दूसरे हाथ से क्या होता है? संयोग अरे दो हाथ मिलाने हो तो क्या करते हो? संयोग करते हो दो पदार्थ, दो द्रव्यों का। ऐसे ही मन भी एक द्रव्य में आता है नहीं आता, ये बताओ? आता है तीनों महोदय। द्रव्य, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल अधिक आत्मा मन, आत्मा और मन दोनों द्रव्य हैं। दो द्रव्यों का परस्पर क्या होता है? संयोग होता है। अरे द्रव्य द्रव्य में किस संबंध से रहता है? फिर समवायत्वेन तो गुण रहता है बेटा। समवायत्वेन द्रव्य में गुण रहता है, और उसका जब जैसे रहेगा वैसे ही ज्ञान भी करना पड़ेगा आपको। समवायत्वेन रहता तो समवायत्वेन उसका ज्ञान भी होगा। नहीं आई बात समझ में? जी सर। बिल्कुल नहीं। हाँ। आगे क्या कह रहे हैं? तो बात क्लियर होगी ना। जब भी हम इंद्रिय से यदि गुणों का ग्रहण करेंगे, गुण का ज्ञान हम करेंगे, तो हमें कौन सन्निकर्ष लेना होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्यों? क्योंकि इंद्रिय हमारी और द्रव्य से संयुक्त है, और उसमें रहने वाले समवायत्व में रहने वाले गुण का ज्ञान भी हम समवायत्व में करेंगे। बात समझ में आ गई? जी। अच्छा बताओ। त्वक इंद्रिय से जो जल का ग्रहण होगा वो किस सन्निकर्ष से होगा? तो इंद्रिय से महोदय यहाँ पे संयुक्त समवेत समवाय होगा क्या? नहीं, संयुक्त समवाय। संयोग वाह। होगा। संयोग वाह। होगा। संयोग होगा। क्यों? उसमें शीतत्व उष्णत्व की बात करेंगे जल में, तब संयुक्त समवाय होगा। हाँ, जब गुण की बात बाकी करेंगे लोगों को तब समझ में होगा। नहीं आ रहा है क्या? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग खोल के बैठिए। चलिए, और जब रूपत्व जाति की बात आएगी, समझ रहे हैं ना? खाली रूपत्व के विषय में नहीं कहा उन्होंने। रूप एक गुण है, उस गुण में रहने वाली कोई भी जाति की बात आएगी। वही कह रहे गुणगत जाति प्रत्यक्ष है। गुण में रहने वाली जो जाति है, जैसे आपकी कृष्णत्व, शुक्लत्व, नीलत्व, पीतत्व, ये तो रूप में रहने वाली जातियां हो गई। ऐसे शीत है, शीत का ज्ञान आपको किससे होगा? संयुक्त समवाय से। और जब आप शीतत्व का ज्ञान करेंगे तो, है ना, तो संयुक्त संवेद समवाय से। वही बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बोले रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष समवायात। कौन सन्निकर्ष होगा पंडित जी तब? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। समवाय। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आपका जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय पे ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। चक्षु इंद्रिय से जो घट का आपका सन्निकर्ष हो रखा है ना? घट का जो सन्निकर्ष हो रहा है वो कैसा है? संयुक्त तेन जुड़ा हुआ है ना, संयुक्त है ना? अरे चक्षु से घट क्या है? संयुक्त है। संयोग हुआ पहले। संयुक्त है, वही संयोग संयुक्त है ना? उसमें समवेतत्व कौन रहता है?
रूप रूप रहता है। रूप रहता है ना, वही गुण गुण रहता है ना, वही रूप है। और उस गुण में गुणत्व जो जाति है उसकी रूपत्व जाति जो भी है, रूपत्व जाति के संबंध से रहती है, उसमें गुणत्व जाति है। समवायत्वेन वो जाति उसमें समवाय उसमें रहती है, समवेतत्वेन ये इसमें रह रहा है। और संयुक्त तत्व में आपका वो जुड़ा हुआ है, 3 तरीके से बन रहा है, देख ले, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे चक्षु और घट क्या क्या है आपस में, दोनों संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, जी संयुक्त है। संयुक्त है दोनों, ठीक है। घट में रूप कैसे रह रहा है? संयुक्त समवाय से। यार घट में रूप कैसे रह रहा है? घट में रूप कैसे रहता है? ज्ञान हो रहा है वो उसका, समवेतत्वेन कैसे रह रहा है? संवेद संबंध। संवेद संबंध से। अरे संवेदो नाम समवाय, समवायो नाम युत सिद्ध, एक ही बात है, कोई अलग थोड़ी ना है, बस शब्द बदल दिए दोनों को अलग अलग समझाने के लिए। यदि दोनों जगह समवाय समवाय ही लिखा दो तो आप और चक्कर खा जाते, इसलिए एक जगह संवेद एक जगह समवाय दिया उन्होंने। और रूप में रूपत्व कैसे रहता है पंडित जी? समवाय संबंध। सही है। तो अब जब उसका ज्ञान होगा तो कैसे होगा? बोले चक्षु से संयुक्त घट में समवेतत्वेन रहने वाले रूप में है, रूप में जो रूपत्व जाती है उसका समवायत्वेन ज्ञान होगा। तो उसी को क्या कहते हैं मिलाकर के, क्या कह दिया उन्होंने? संयुक्त समवेत समवाय संयुक्त। आप क्या कर रहे हैं? घट में रहने वाले रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का ज्ञान कर रहे हैं, तो किस संबंध से करेंगे? इस संबंध से वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उसी संबंध से तो करेंगे पंडित जी। चक्षु से घट जुड़ा है संयुक्त संबंध से, घट में रूप रहता है समवेतत्वेन, रूप में रूपत्व रहता है समवायत्वेन, तो उसका ज्ञान इसी क्रम से होगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। आ गई सर, आ गई ना? आ गई। फिर क्लियर हुई ना बात? संवेद का मतलब भी समवाय है और समवाय का मतलब तो समवाय है ही है, ठीक है। जी भैया। समवेतो नाम, तो वही बात है, घट का ज्ञान जब होगा आपको चक्षु के द्वारा, घट का ज्ञान होगा तो संयोग के द्वारा, रूप का ज्ञान संयुक्त समवाय के द्वारा, और जब रूप का ज्ञान करेंगे तो संयुक्त समवेत समवाय के द्वारा होगा। समवेत पेड़ हो जाती है, वहां पे रहती है। बात समझ में आ गई ना? ये बात याद रखिए कि जो द्रव्य है आपका, द्रव्य में गुण किस संबंध से रहता है? समवाय समवाय संबंध है ना, समवेतत्व है ना। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से द्रव्य में जाति संयुक्त संवेद यही संबंध से रहती है। अरे यार ज्ञान होता है उस संबंध से, तो उसका प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रहने की बात कर रहा हूँ। समवाय संबंध ये से रहता प्रत्यक्ष का वो है, मैं कह रहा हूँ द्रव्य में जाति किस संबंध से रहती है, ज्ञान की बात नहीं की मैं। जब ज्ञान की बात करूँ तब बोलिएगा उसको। अरे द्रव्य गुण कर्म जाति ये जो है ना आपके 7 पदार्थ है ना, कौन से 7 पदार्थ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य यानी जाति, ठीक है। तो गुण कर्म और सामान्य तीनों किस में रहते हैं जाकर के? ये तीनों किस में रहते हैं? द्रव्य में। द्रव्य में। और किस संबंध से रहते हैं तीनों? किस संबंध से रहते हैं तीनों? समवाय संबंध है ना। समवाय संबंध है। इसको गांठ बांध लेना, विकल्प पर सोई बता रहा था मैं, है ना। अरे ये क्या है? गुण है, और द्रव्य क्या हो जाएगा? गुणी। घट द्रव्य हो गया, उसमें रहने वाला जो लाल वर्ण है, या उसका 1 होना या 10 होना 50 होना जो भी है, गुण तो 24 प्रकार के है ना, तो कोई भी गुण द्रव्य में रहेगा ना, नहीं रहता है। तो गुण गुणी का संबंध कैसा होता है? अयुत सिद्ध होता है ना। अयुत सिद्ध को क्या कहते हैं? आप समवाय नहीं कहते कहते हैं। हैं? तो ऐसे ही और बोले कर्म क्या है? क्रिया। क्रिया क्रियावन का संबंध कौन सा होता है? अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध मतलब समवाय। तो द्रव्य क्या है? कर्म है, बोलो।
क्रियावान होगा ना द्रव्य। अरे हम और आप द्रव्य हैं, और कर्म क्या है? क्रिया। तो ये कर्म कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा, गुण में थोड़ी ना कर्म रहेगा। ऐसी सामान्य जाति, जाति कहाँ रहती है? द्रव्य में नहीं रहती है, रहती है सर। है? चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आई क्या है? तो 3 समझ में आ गए, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, आगे क्या करें? श्रोत्रेण, श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कारे, जब किसका साक्षात्कार किया जाता है पंडित जी? श्रोत्र के द्वारा शब्द का साक्षात्कार किया जाता है, तो कौन सा निकर्ष बनता है? बोले समवायः सन्निकर्षः। केवल समवाय सन्निकर्ष। कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द क्या है पंडित? गुण है, है? उसका आश्रय कौन है? श्रोत्र। तो वहां अरे श्रोत्र शब्द से यहाँ पे उन्होंने आकाश को कहा है। वही कह रहे कर्ण विवरणवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। यहाँ जो कर्ण विवरणवर्ती जो आकाश है ना, ये जो आपका रहता है अंदर में, जो एक पर्दा रहता है ना छोटा सा, अभी कभी ऐसा कान वान खुजलाइए तो उसमें एकदम जाके लकड़ी लगेगी तो एकदम दिमाग घूम जाता है पूरा, है? तो वही आकाश है। ठीक है, उस आकाश को ही श्रोत्र कहा। समझे? बात समझ में आ रही है? तो ये जो शब्द है कहाँ रहता है, हैं? किसका गुण है ये शब्द? उस श्रोत्र रूपी आकाश स्वरूप गुण ही का गुण है। बात समझ में आ गई ना? वही कह रहे हैं शब्दस्य आकाश गुणत्वात्। शब्द क्या है? शब्द आकाश का गुण होने से, और गुण और गुणी का संबंध कैसा होता है? गुण गुणिनोः समवायः। और क्या है ना अभी पीछे? गुण गुणी का संबंध कैसा होता है? समवाय। समझेगा? तो जैसा संबंध होगा वैसे ही उसका ज्ञान भी होगा पंडित जी। अरे ऐसा थोड़ी ना कि संबंध दोनों में पिता पुत्र का है तो आप दोनों से चाचा भाई भाई का संबंध ज्ञान करेंगे आप। अरे देवदत्त और यज्ञदत्त में यदि पिता पुत्र का संबंध है, यज्ञदत्त पिता है देवदत्त का, तो आप उसका संबंध का ग्रहण कैसे करेंगे? तो दोनों भाई मान लेंगे, हैं? जैसा संबंध है वैसा ही ग्रहण करेंगे आप, वैसा ही ज्ञान होगा आपको, वैसा ही तो प्रत्यक्ष होगा। बताइए। जैसा आपके इस शब्द में और इस श्रोत्र में, श्रोत्र रूपी जो आकाश है उसमें जैसा दोनों में परस्पर सन्निकर्ष होगा, है ना, वैसा ही आपको ग्रहण भी करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार किया जाता है, श्रोत्रेण, श्रोत्र के द्वारा शब्द के साक्षात्कार में कौन संबंध बनता है पंडित जी? कौन संबंध बनता है? समवाय। ठीक है ना? वो बता रहे आगे कि कर्ण के विवरणवर्ती जो आकाश है उसको श्रोत्र के नाम से जाना जाता है ना? श्रोत्रत्वात्। और शब्द से आकाश गुणत्वात्। और शब्द क्या है? आकाश का गुण है। और गुण गुणी का संबंध कैसा होता है? समवाय संबंध होता है। इसीलिए उनका जो साक्षात्कार होता है वह भी समवाय सन्निकर्ष के द्वारा ही होता है। बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जी तो अब देखिए, आपको घट का यदि ज्ञान करना है तो कौन सन्निकर्ष? संयोग। रूप का ज्ञान करना है तो संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय। और यदि रूपत्व का ज्ञान करना है तो संयुक्त समवेत समवाय। और यदि आपको घट शब्द का ज्ञान करना है तो समवाय। समवाय। बात समझ में आ गई? देखिए अंतर क्या है संयुक्त समवाय और समवाय में? क्योंकि आपका जो रूप है, यहाँ संयुक्त समवाय क्यों लगाना पड़ा? इनको संयुक्त शब्द हटा देंगे तो दोनों में समवाय ही तो हो गया, है? दोनों में समवाय, संयुक्त तो हटा दें तो समवाय ही तो बचा, है? वो इसीलिए संयुक्त लगा यहाँ पे, क्योंकि रूप जो है वो घट में कैसे है? आपका चक्षु संयुक्त है पहले ही घट से। अरे चक्षु घट से पहले से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। और उस जुड़े हुए घट में, चक्षु से जुड़े हुए घट में जो रूप रह रहा है वो किस संबंध से रह रहा है? समवायित में रह रहा है। उसका ज्ञान भी आपको समवायित में नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात वही आ गई फिर। देखिए जैसे यहाँ आपने किसका ज्ञान किया था? रूपत्व जाति के ज्ञान में आपको संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ी थी ना?
है ना। संयुक्त इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो चक्षु है वो पहले से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है ना। तो आप देखिए शब्दत्व का साक्षात्कार करेंगे तो क्या होगा, तो वही बता रहे हैं। बोले शब्दत्व साक्षात्कारे कह सन्निकर्षः, बोले शब्दत्व साक्षात्कारे कौन सन्निकर्ष, बोले समवेत समवाय सन्निकर्षः। कौन सन्निकर्ष पंडित जी, समवेत बोलो। समवाय समवेत समवाय। वही तो यहाँ भी था, वही तो यहाँ भी था, बस संयुक्त अलग जुड़ गया था एक। बात समझ में आ गई, वही तो यहाँ भी था। अरे जाति का ज्ञान तो मैंने पहले ही बताया ना आपको, जाति का ज्ञान आपको समवेत समवाय से ही होगा। बस अंतर इतना था कि चक्षु से संयुक्त था घट, इसीलिए संयुक्त लगाना पड़ रहा था मैं आगे। ठीक है, तो ये कह रहे शब्दत्व साक्षात्कारे, जब आप शब्दत्व का ज्ञान करेंगे, शब्द का ज्ञान नहीं, जब आप शब्द का ज्ञान करेंगे, शब्द का साक्षात्कार जब आपको होगा तो समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, है ना। क्यों, क्योंकि श्रोत्र समवेते शब्दे, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान किससे होता है, किससे होता है, समवाय समवाय। अरे समवाय तो है ना, अथवा समवेत मतलब जुड़े हुए। शब्द में जो शब्दत्व रहता है वो कैसे रहता है, समवायत्व रहता है, उसका ज्ञान भी वैसे ही होगा। बात समझ में आ गई। श्रोत्र से समवेत जो शब्द है उस शब्द में शब्दत्व समवाय संबंधे न रहता है, उसी प्रकार से उसका भी ज्ञान। ठीक है, वही कहना, देखो श्रोत्र में समवाय संबंध से रहने वाला शब्द समवेत है, अर्थात जुड़ा हुआ है, उसमें शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। समझ नहीं बात, शब्द में कैसे रहती है शब्दत्व जाति, समवाय संबंध में रहती है। वही बात तो बता रहा हूँ इतनी देर से मैं आपको। ठीक है जी। अब अभाव की बात आ गई। बोले यदि अभाव का प्रत्यक्ष होगा, हमारे यहाँ अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है पंडित, समझे ना, हमारे यहाँ अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। देख लो, अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। कौन सन्निकर्ष पंडित जी, विशेषण विशेष, है ना। कैसे, देखिए आपकी चक्षु है, चक्षु इंद्रिय से आपके सामने अपने सामने वाली भूतल को देखिए, क्या वहां घट है अभी वर्तमान में, ये आपके सामने की जमीन है, भूतल मतलब भूमि जमीन, है ना। यहाँ घट विद्यमान है अभी नहीं महोदय, घट का अभाव है। तो आप इस भूमि का विशेषण क्या बनाएंगे, आपको कैसे ज्ञान हो रहा है कि ये भूतल जो है, ये भूतल जो है, ये भूतल घटा अभाववान है, कैसा है, घट अभाव वाला है। ये क्या है इसका कि घटा भाववान है भूतल, क्या है इसका, ये विशेषण है कि नहीं, विशेषण है ना। तो आपको यहाँ घट के अभाव का प्रत्यक्ष किसके द्वारा हो रहा है, ये भूतल घट के अभाव वाला है, इस विशेषण विशेष भाव के द्वारा। इसका विशेषण क्या है, घटा भाव इसका विशेषण है ना। इस भूतल पर घटा भाव है, ये क्या है, इसका विशेषण है ना, इसकी विशेषता है ना पंडित जी। जी सर। जमीन की विशेषता क्या है कि इस भूतल पे घट का अभाव है। अब जहां घट रखा है, ये भूमि दूसरी है, यहाँ घट रखा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि भूतल घट वाला है, तो दोनों की विशेषता अलग अलग है ना। तो आपको इस भूतल का यहाँ अभाव का, घट का जो अभाव है, उस अभाव का ज्ञान किस कारण से हो रहा है, कौन सन्निकर्ष है आपको जो ज्ञान करा रहा है, विशेष है ना। बात समझ में आ गई जी महोदय। वही कह रहे घटा भाववत भूतलम, घट अभाव वाला यह भूतल है। इत्यत्र यहाँ पर चक्षु से संयुक्त भूतल में, चक्षु से संयुक्त जो भूतल है उसमें घटा भाव विशेषणत्वात्, घटा भाव क्या है, विशेषण है ना। और विशेष्य कौन है, वह भूतल। ठीक है, दोनों का संबंध क्या बन जाएगा, विशेषण विशेष भाव संबंध, उसी से आपको भाव का ज्ञान होगा, है ना। आगे कह रहे प्रत्यक्ष एवं सन्निकर्ष षडगजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इन 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष है ना, आपके 6 प्रकार के सन्निकर्ष, इन सन्निकर्षों से जन्य ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। बात समझ में आ गई। कह रहे तत्करणम अपि इंद्रियम, और उनके करण कौन बनते हैं, उस प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति करण कौन बनता है पंडित जी, है कौन बनता है, इंद्रियम। तस्मात् इसीलिए इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इसीलिए इंद्रियों को क्या माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण।
प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण का। अब अनुमान खंड शुरू हो गया पंडित जी आपका। अनुमान खंड में प्रवेश करें उससे पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। पक्ष, साध्य, हेतु, ये क्या है ना। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका पक्ष। कौन है जी सर्वप्रथम? पक्ष। पक्ष किसे कहा जाता है? तो लक्षण है संदिग्ध साध्यवान। म्यूट कर लो अपने आप को। संदिग्ध कौन है? म्यूट करो भाई। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। ठीक है, सपक्ष की बात आई। निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्यवान सपक्ष। ठीक है, विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान कौन है पंडित जी? विपक्ष। ठीक है, व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियमों व्याप्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई? आता है साध्य। अब इतनी जगह चर्चा साध्य साध्य की हो रही तो साध्य जानना बनता है ना। साध्य किसे कहते हैं? जिसका पक्ष में संदेह हो, उसको क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहा जाता है उसको? अथवा जिसकी सिद्धि की जाए, ये भी कह सकते हो, है ना, जिसकी पक्ष में सिद्धि की जाए, ये भी कह सकते हैं आप। अब आता है हेतु। कह रहे जिसके द्वारा अब साध्य की सिद्धि पक्ष में तो होगी, लेकिन कोई माध्यम बनेगा ना उसको सिद्ध करने के लिए। अगर जिसके द्वारा साध्य की पक्ष में सिद्धि की जाए पंडित जी, तो उसको क्या कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया सबको? इतनी बातें हटा दूं इसको, चलो उधर अभी। चलिए, वही बात कह रहे हैं। देखो यहाँ पे भी क्या कहा उन्होंने कि जहां पर साध्य का संदेह उसको पक्ष कहा जाता है। साध्य जिसकी सिद्धि की जाए वो साध्य कहलाता है ना। हेतु जिसके द्वारा पक्ष में साध्य की सिद्धि की जाए उसको क्या कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। ठीक है, व्याप्ति क्या है? बोले साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सपक्ष क्या है? बोले निश्चित साध्य वाला सपक्ष कहलाता है। विपक्ष क्या है? निश्चित साध्य का जहां पर अभाव होता है उसको विपक्ष कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई पंडित जी सबको? जी सर। चल, अब आता है आपका क्या? अनुमानस्य किम लक्षणम। अनुमान किसे कहा जाता है? अनुमान खंड हम पढ़ने जा रहे हैं तो अनुमान को जानना भी बनता है ना कि अनुमान है क्या वास्तव में। तो क्या कह रहे हैं? अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति के प्रति जो करण है, आपने पढ़ा था 4 प्रकार के अनुभव। यथार्थ ज्ञान कितने प्रकार का था आपका?
प्रत्यक्ष और दूसरा कौन सा था, अनुमिति, वही दूसरा वाला ज्ञान है अनुमिति, ठीक है ना। उस अनुमिति का जो करण है, करण भी 4 प्रकार के थे ना उनके, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो उस अनुमिति के प्रति जो करण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमान। ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया ये अनुमिति क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं अभी तो है, अनुमिति किसे कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, बोले परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहा जाता है, परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है, बोलो बोलो, अनुमिति। अब आप पूछेंगे भैया ये परामर्श क्या है, हैं? परामर्श क्या है, क्यों जी, परामर्श क्या है, परामर्श। तो आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति जानते हैं ना, व्याप्ति जानते हैं, क्या है व्याप्ति, सहचर्य नियमो व्याप्ति है, सहचर्य नियमो व्याप्ति। कौन कौन नहीं जानता है व्याप्ति, सब जानते हैं, वैसे होशियार है इसका मतलब है, सब विद्वान है इसका मतलब तो फिर। चलो, साहचर्य का मतलब क्या है, आपने कहा साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है, साहचर्य क्या है, साहचर्य नियम है क्या वो, क्यों जी, साहचर्य नियम व्याप्ति है तो साहचर्य नियम है क्या वो, है क्या है, समानाधिकरण को साहचर्य कहा जाता है, समझे, किसको साहचर्य कहा जाता है पंडित जी, बोलो, समानाधिकरण। समानाधिकरण्य को, समानाधिकरण्य मतलब, अरे जितने अधिकरण में ये रहे उतने अधिकरण में दूसरा भी रहना चाहिए, अर्थात किस किस का साहचर्य, दो लोगों का ही साहचर्य होगा ना, तो एक व्यक्ति का साहचर्य तो होगा नहीं। तो साध्य और हेतु का, किसका पंडित जी, हेतु और साध्य का, हेतु और साध्य का जो साहचर्य है ना, अथवा हेतु और साध्य का जो समानाधिकरण्य है उसी को क्या कहा जाता है पंडित जी, व्याप्ति का। बात समझ आ गई, हेतु और साध्य के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है, अथवा हेतु और साध्य के समानाधिकरण्य को व्याप्ति कहा जाता है। अब हेतु और साध्य का समानाधिकरण्य साहचर्य कैसे होगा, तो बता रहे, देखो व्याप्ति बनाइए अब, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ठीक है, जहां जहां धूम है वहां वहां वह्नि होगी, कैसे, तो देखिए महानस, चत्वर, गोष्ठ, इन सब जगह जाके देखा है ना, सब जगह उसने क्या देखा कि धूम था और वह्नि थी, धूम था वह्नि थी, धूम था वह्नि थी, तो उसने एक व्याप्ति बनाई क्या, कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये जो साहचर्य नियम है ना, कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, यही साहचर्य है ना, यही समानाधिकरण है ना, ये अधिकरण हो गए, महानस चत्वर गोष्ठ अधिकरण हो गए, तो जिन जिन अधिकरणों पर धूम रहेगा वहां वहां अग्नि जरूर रहेगी, यही क्या है, यही व्याप्ति है। बात समझ में आ गई, इस प्रकार का जो ये इनका साहचर्य है ना, इसी साहचर्य को, इसी समानाधिकरण को क्या कहा जाता है पंडित जी, इसी समानाधिकरण साहचर्य को क्या कहा जाता है, व्याप्ति। व्याप्ति। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात। अब चलो इसको जरा उल्टा कर लेते हैं, इसको जरा उल्टा कर लेते हैं, उल्टा क्या, क्या साध्य और हेतु की व्याप्ति बन सकती है क्या, साध्य और हेतु की व्याप्ति बन सकती है क्या, साध्य हेतु मतलब अग्नि और धूम की व्याप्ति बन सकती है क्या, क्या ऐसा बना सकते हैं हम कि यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, ऐसा बना सकते हैं क्या हम, तो देखो कोई, लेकिन हाँ बनेगी तभी जब आप ऐसी कोई जगह ना ढूंढ पाए कि जहां पर अग्नि तो रहती हो लेकिन धूम न रहता हो, तो ऐसी जगह मिल जाएगी आपको सामान्य रूप में, मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे अयोगोलक है, गैस है, नहीं है, हीटर है कि नहीं,
क्यों जी? अरे गैस हीटर क्या है, कैसी जगह है? यहाँ अग्नि तो रहती है लेकिन धूम नहीं रहता पंडित जी आपका। अग्नि तो रहती है लेकिन धूम नहीं रहता। तो शायद समानाधिकरण हुआ दोनों का, एक अधिकरण में रहे दोनों, नहीं रहे। नहीं लेकिन सर। यहाँ देखो कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां आपका धूम तो रहता हो लेकिन अग्नि ना रहती हो। कोई जगह है ऐसी जहां धूम रहता है लेकिन अग्नि नहीं रहती है? बताओ, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको ऐसी। सब जगह धूम और अग्नि साथ में मिलेंगे। तो ऐसी समानाधिकरण को, इसी साहचर्य को व्याप्ति माना जाता है, ना कि इस समानाधिकरण को, क्योंकि समानाधिकरण है ही नहीं है, ये साहचर्य है ही नहीं। साहचर्य कहाँ रहा भाई? अरे आधी जगह पे तुम साथ हो, हमारे आधी जगह पे नहीं हो, ये समानाधिकरण है क्या? ये मित्रता है क्या? असली मित्रता क्या है? सब जगह साथ रहो, अच्छे काम में साथ हो तो बुरे काम में भी साथ, है ना? अच्छे अच्छे काम में साथ रहे, बुरे काम में अलग चले गए, क्यों जी? चोरी करने में साथ थे लेकिन जब पिटाई खाने की बात आई तो अलग चले गए। चोरी का माल खाने में साथ थे लेकिन जब पिटाई खाने की बात आई तो अलग भाग गए। ये साहचर्य थोड़ी ना, ये समानाधिकरण थोड़ी ना है। साहचर्य क्या है? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? साहचर्य क्या है, समानाधिकरण क्या है? हर परिस्थिति में साथ रहना है। तो वो किसके कहाँ मिलता है वो आपको? वो कहाँ मिलता है? जब हेतु और साध्य की व्याप्ति बनाते हैं, है ना? जब साध्य हेतु की व्याप्ति बनाते हैं तो ये चीज नहीं मिलती है। जब हेतु साध्य की बनाते हैं तो ये चीज आपको समानाधिकरण अर्थात व्याप्ति आपको मिल जाती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आएगी नहीं आई? जी जी सर। जी सर। तो वही कह रहे हैं, देखिए अब ये जो व्याप्ति है ना आपकी, व्याप्ति तो समझ में आ गई ना? समानाधिकरण साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता है, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता मतलब आपका हेतु है ना। देखिए एक अनुमान वाक्य है हमारा, पर्वतो वह्निमान धूमान। ठीक है, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वह धूमवान है, धुएं वाला है। ये अनुमान वाक्य है। अब यहाँ पक्ष क्या है, साध्य क्या है और हेतु क्या है, ये समझ लीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, जो पहले आता है वाक्य में उसको हम लोग पक्ष मानते हैं। ठीक है, तो पर्वत क्या हो जाएगा आपका पंडित जी? पक्ष हो जाए। और जिसकी सिद्धि की जाए उसको क्या कहा जाता है? साध्य। साध्य। और जिसके द्वारा सिद्धि की जा रही है उसको क्या कहेंगे? अरे हेतु मतलब कारण, हेतु। है ना? अर्थात पक्ष रूपी पर्वत में अग्नि की सिद्धि धूम के द्वारा की जा रही है। अर्थात ये सिद्ध करना है उसको कि जो पर्वत है सामने ये अग्नि वाला है, इस पर्वत में अग्नि है। क्यों? क्योंकि वहां धूम दिखाई दे रहा है, तो वो सिद्ध कर रहा है ना धूम के कारण। अरे धूम है इसीलिए अग्नि है उसमें, तो धूम हेतु दिया ना उसने अग्नि में, अग्नि के होने में, कि पर्वत में अग्नि है, अग्नि के होने में धूम हेतु दिया ना भाई उसने। बोलिए, जी है ना? जी महोदय। तो अब देखिए, इस हेतु का पक्ष में रहना, मान लीजिए ये पर्वत है ना? ये पर्वत है, इस पर्वत पे आपको दिखाई दे रहा है पंडित धूम। क्या दिखाई दे रहा है? धूम दिखाई दे रहा है। आप दूर से क्या अवधारणा बनाते हैं देख करके उसको? नजदीक तो जाएंगे नहीं। दूर से क्या अवधारणा बनाते हैं कि पर्वत पे धूम दिखाई दे रहा है ना? पर्वत पे क्या दिखाई दे रहा है? धूम। धूम दिखाई दे रहा है, अर्थात पर्वत में क्या होगी? आग होगी, अग्नि। अग्नि। है ना? क्यों? क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि आपने पहले व्याप्ति
बना ली है ना, व्याप्ति ग्रहण की है ना आपने। आपको पता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, की जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो पर्वत पे धूम है अर्थात पर्वत में भी अग्नि होगी। बात समझ में आ रही है ना? ए महाराज, अरे आप सुबह उठे, सुबह उठ के आप जैसे ही उठे बिस्तर से माँ जी के पास गए, देखा माँ जी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, है ना, मतलब आप जैसे रसोई घर की आप आगे बढ़े, देखा आपने रसोई घर से धूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है रसोई घर से। क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है रसोई घर से। आप अंदर भाग के पहुंचे, देखे अरे धुआं कैसे निकल रहा है, देखा जाकर के तो माँ जी रोटी बना रही थी और वहां अग्नि जल रहा था, है ना। तो आपने क्या देखा कि जहां धुआं था वहां अग्नि था, पहला ज्ञान आपको हुआ। ठीक है। माँ जी बोली दूध का आपका डब्बा दिया, बोले जाओ दूध लेके आओ जाके। आप पहुंचे चौराहे पे, घर से निकले चौराहे पे पहुंचे, वहां चौराहे पे जाके देखा कुछ दूर से धूम दिखाई दिया आपको, अब वहां नजदीक जाके देखते कुछ लोग अलाव सेक रहे थे, अग्नि सेक रहे थे, अग्नि ताप रहे थे। तो वहां जाके देखा आपने कि वहां भी आपका धूम और अग्नि साथ में थे, है ना। दूर से आपको धूम दिखाई दिया, लेकिन जब आप पास जाके देखा तो आप कुछ लोग अग्नि सेक रहे थे, ऐसा धूम अग्नि वहां पे भी साथ में थे। फिर आप जब गौशाला पहुंचे तो वहां भी आपने देखा कि जो गोपालक था उसने आग गायों को ठंडी से बचाने के लिए क्या कर रखा था, अग्नि जला रखा था, वहां भी धूम और अग्नि साथ में। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या एक अवधारणा बन गई कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, वहां वहां अग्नि होती है ना। आपका भाई बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां अग्नि होता है। तो आपने लाके उसको हीटर दिखाया, गैस दिखाया घर का, तो देखो यहाँ अग्नि है, धूम कहाँ है यहाँ पे। हीटर देखो यहाँ अग्नि है लेकिन धूम नहीं है। तो आपकी बात सही हो गई कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। आपके भाई की बात गलत हो गई कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है, ये बात गलत हो गई। बात समझ में आ गई ना? दोनों बातें क्लियर हुई? व्याप्ति बन गई ना? जी महोदय। चलिए अब इस व्याप्ति को लेकर के आप जब घर आ गए तो जैसे ही आप अपनी छत पे चढ़े, घर की पे देखा आपके घर से पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, पर्वत, तो पर्वत पे आपको धूम दिखाई दे रहा है। मौसम थोड़ा साफ हुआ, देखा आपने कि धूम निकल रहा है पर्वत से। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि सुबह से जहां भी धुआं देख रहा हूं वहां आग दिखाई दे रही है, यहाँ पर्वत में भी धूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि पर्वत में भी क्या है, पर्वत भी कैसा है, अग्नि वाला है, पर्वत में भी आग लगी है। ज्ञान होगा नहीं होगा? अनुमान करोगे नहीं करोगे? बोलो, है जी? अरे बोलो महाराज। करेंगे। जी सर। करेंगे सर। करेंगे ना। तो ये जो आपको हुआ था, ये जो व्याप्ति के रूप में हुआ, ये था प्रथम ज्ञान आपका, है ना। ये क्या है, हेतु का प्रथम ज्ञान था ये आपको। कैसा ज्ञान था? तीनों प्रकार से। द्वितीय ज्ञान कहाँ हुआ? जब आपने पर्वत पे उस धूम को देखा, तो धूम को पर्वत पे देख करके आपको द्वितीय ज्ञान हो गया। लिंग से द्वितीय ज्ञानम, इसी हेतु को ही लिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। ये लिंग का दूसरा ज्ञान हो गया आपको। ठीक है। अब जैसे ही आपने धूम देखा तुरंत आपने क्या स्मरण किया, व्याप्ति का स्मरण किया कि नहीं किया? कि सुबह से जहां भी धूम देख रहा हूं आगे नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र। जैसे ही आपने व्याप्ति स्मरण किया, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जैसे ही आपने व्याप्ति स्मरण किया तुरंत आपको क्या तीसरा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ धूम का? तृतीय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ धूम का? व्याप्ति स्मरण। अरे बोलो यार, हाँ है ना? हुआ जी सर। जी सर। हाँ तो हुआ तो बोलो, बस नहीं हो रहा तो मत बोलो, दोबारा बताऊं फिर। तो व्याप्ति स्मरण तृतीय ज्ञान हुआ। तो ये यही तृतीय ज्ञान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। इसी तृतीय ज्ञान को क्या कहा जाता है? परामर्श। लिंगस्य अर्थात वो जो हेतु है, उस हेतु का तृतीय ज्ञान, पहला ज्ञान यहाँ, दूसरा ये, और तीसरा व्याप्ति स्मरण, इसी को परामर्श कहा जाता है। ठीक है ना। अब पक्ष धर्मता क्या है समझिए। तो ये जो आपका दूसरा ज्ञान है ना, इसको पक्ष धर्मता, अर्थात पक्ष का, वो आपके हेतु का पक्ष में रहना, हेतु का पक्ष में ज्ञान होना, हेतु का पक्ष में दिखलाई पड़ना, निश्चय करना ही क्या है, पक्ष धर्मता है। यही क्या है पंडित जी? पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता। समझ में आई बात? वही बता रहे हैं, देखो आगे।
क्या कह रहे हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट मतलब कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, ऐसी आपने व्याप्ति बना ली है, पहला ज्ञान कर लिया आपने, ठीक है। और दूसरा पक्ष धर्मता ज्ञान, यानी पक्ष में आपको धूम दिखाई दे रहा है, ये पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, है ना। उससे युक्त जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहा जाता है? व्याप्ति और पक्ष धर्मता से जन्य ज्ञान क्या कहलाता है? परामर्श। इसी के बाद आपको ज्ञान होता है ना, अर्थात लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श, ये कह लीजिए, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श कहलाता है, ये कह, ठीक है। यथा जैसे वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। ये पर्वत कैसा है पंडित जी? वह्नि के व्याप्य देखिए दो चीजें हैं, व्याप्य और व्यापक। क्या है दो चीजें? व्याप्य और व्यापक। व्याप्य किसे कहा जाता है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। जो अधिक देश में रहे वो क्या है? जो अधिक देश में रहे उसको क्या कहा जाता है? व्यापक। व्यापक। अधिक देश में रहने वाला क्या कहलाता है? दोबारा बोलो। व्यापक। व्यापक। भगवान क्या है? हमसे अधिक देश में रहते हैं, भगवान व्यापक हैं। हम एक ही देश में रह रहे हैं, जहाँ हैं वहीं रह रहे हैं, बस हम क्या हो गए? व्याप्य। जो न्यून देश में रहे, कम देश में रहे, वो व्याप्य है। अब बताओ, अग्नि ज्यादा जगह में रह रहा है या धूम? कौन ज्यादा जगह में रह रहा है आपका? धूम और अग्नि में कौन ज्यादा जगह में रह रहा है पंडित जी? है अग्नि। अरे गैस, हीटर, अयोगोलक इन जगह में ज्यादा रह गया धूम से, अग्नि ज्यादा जगह में ना, तो अग्नि क्या हो गया आपका? व्यापक। और धूम क्या हो गया? व्याप्य। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ही कह रहे हैं वह्नि का व्याप्य कौन है पंडित जी? वह्नि का व्याप्य कौन है? धूम, है ना। अर्थात परामर्श क्या है? यही तो है ना कि ये पर्वत कैसा है? वह्नि के व्याप्य धूम वाला है यह पर्वत। यही परामर्श, यही ज्ञान क्या है? इस प्रकार का ज्ञान ही परामर्श कहलाता है। बात समझ में आ गई? उस परामर्श से जन्य पर्वतो वह्निमान, यह ज्ञान ही अनुमति कहलाता है। जैसे ही आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पर्वत कैसा है, ये पर्वत भी आपने पहले महानक्षत्र गोष्ठ से आपने व्याप्ति ग्रहण की, तदनंतर आप घर पे आए, आपने देखा पर्वत पे धूम है, पर्वतो वह्नि, पर्वत पे धुआं दिखाई दे आपको, है ना। तुरंत आपने क्या किया? फिर व्याप्ति स्मरण किया। तृतीय ज्ञान जैसे आपको व्याप्ति स्मरण हुआ कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, ये पर्वत भी कैसा है? धूम वाला है। धूमानयम पर्वता खलु, है ना। धूमानयम पर्वता, और पर्वत धूम वाला है। कैसे धूम वाला? बोले वह्नि व्याप्य धूमानयम पर्वता। ये परामर्श जैसे ही आपकी बुद्धि में आया, तुरंत आपको क्या ज्ञान होगा कि ये पर्वत जो है वह्नि व्याप्य धूम वाला है, अर्थात इस पर्वत में भी अग्नि, ये पर्वत भी कैसा है? वह्निमान। ऐसी अनुभूति आपको उत्पन्न हो जाएगी, परामर्श के बाद ही उत्पन्न होगी। बट ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जी महोदय। और बता रहे हैं, बोले व्याप्ति क्या उल्टा करते हैं लोग। देखो पहले व्याप्ति को ये सब चीजें पहले बतानी चाहिए थी। आप जब व्याप्ति, अरे यहाँ क्या बताएंगे, बच्चों को बताना अलग से पड़ेगा, हम लोग को तो कितना बताना पड़ा सब ना। ये पहले बताए होते हैं सब चीजें कि व्याप्ति इसे कहते हैं, इसको ये कहते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निति साहचर्य नियमो व्याप्ति। बोले व्याप्ति क्या है? बोले जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी, यही साहचर्य नियम क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है ना। साहचर्यम नाम समानाधिकरण्यम, ये समानाधिकरण्य ही व्याप्ति कहलाता है। किसका समानाधिकरण्य? और साध्य और हेतु का समानाधिकरण्य। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। बोले पक्ष धर्मता क्या है? आपने भी चर्चा की भैया एक, कि आपने चर्चा की व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। तो पक्ष धर्मता क्या है? ये पक्ष धर्मता किसे कहा जाता है? तो क्या कह रहे हैं पंडित जी? वो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्ति तत्व पक्ष धर्मता। तो व्याप्य है आपका, व्याप्य कौन? व्याप्य कौन है? उस धूम का पर्वत आदि में वृत्तिता, उसमें रहना, उसमें ज्ञान होना, यही क्या है? क्या यही? बोलो। वही कह रहे, पर्वत आदि में धूम रूपी व्याप्य का रहना ही क्या है? पक्ष धर्मता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको इतना समझ के आइए आप यहाँ तक।
फिर दोबारा एक बार रिवीजन करके लाएंगे पीछे से पूरा, तो अच्छे समझ में आएगा। तो समझ में नहीं आया अच्छे से नए लोगों को? ठीक है, चलिए ना। जी सर, प्रणाम। प्रणाम।